रोनेसिस इन्वेस्ट एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी दिनों के लंबे इंतजार के बाद फाइनली आज स्टॉक मार्केट में ऑलमोस्ट सभी कुछ पॉजिटिव है, मैं बोलूँगा, या फिर एटलीस्ट ये बोल सकते हैं कि कुछ बहुत ज़्यादा निगेटिविटी नहीं है, या तो फ्लैट है या पॉजिटिव है। तो ऑफ कोर्स रिलीफ मिला है ना, बहुत दिनों से इशू चल रहा था, बट फाइनली सम रिलीफ। तो जानने की कोशिश करेंगे कि भाई मार्केट आज पॉजिटिव क्यों हो गया, लगातार पिछले कई दिनों से प्रॉब्लम, फिर अचानक आज ऐसा क्या हो गया। और साथ ही आप लोग का हमेशा क्वेरी आता है ना कि वर्ल्ड में वो कौन कौन से मेजर कंट्रीज़ हैं जहाँ की नियर फ्यूचर में एटलीस्ट ज़्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट किया जा सकता है। कुछ कंट्रीज़ का नाम डिस्कस करेंगे और इसमें डिस्कस करेंगे यूएस के बारे में डिटेल में कि यूएस में ये जो हाई रिटर्न्स आ रहा है ना लास्ट फ्यू ईयर से, वो क्यों आ रहा है और क्या आने वाले समय में भी हम उस तरह का रिटर्न यूएस से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डिटेल में कवर करूंगा। इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, पूरा देखिए, अच्छी तरह से समझे। पसंद आए तो लाइक शेयर और हाइप जरूर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मार्केट देख लेते हैं, इंडियन मार्केट, वर्ल्ड मार्केट कहाँ चल रहा है। तो देखिए, इंडियन मार्केट तो एटलीस्ट आज तो आपको अच्छा लगेगा। लार्ज कैप का परफॉर्मेंस देखें, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप का परफॉर्मेंस देखिए। लार्ज कैप का परफॉर्मेंस ये जो दिख रहा है ना, ये बैंकिंग का सपोर्ट नहीं है। मैं जब सेक्टर कवर करूंगा यहाँ देखेंगे, अगर बैंकिंग का भी अगर रिटर्न्स आज अच्छा आता है स्टॉक्स का, तो 1% या उससे भी ज़्यादा ऊपर जा चुका होता आज लार्ज कैप। बट एनी हाउ, उसके कारण ही ऑल्दो रिटर्न आया है, लेकिन बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं आया है। उसके बाद सेक्टर थीम देखेंगे तो डिफेंस वापस आया। बहुत ज़्यादा उधर प्रॉब्लम चल रहा था ना, लगातार कुछ दिनों से रिटर्न नहीं, लेकिन बहुत अच्छा वापसी आया। डिफेंस बहुत अच्छा रिटर्न्स, ऑटो बहुत अच्छा रिटर्न्स, मेटल्स अच्छा रिटर्न, आईटी का ही परफॉर्मेंस बहुत अच्छा आया है। उसके बाद नीचे एफएमसीजी फ्लैट है, बैंक भी फ्लैट है, और नीचे कुछ और सेक्टर्स भी देखे हैं ना, बहुत अच्छा। ओवरऑल आज परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। वर्ल्ड मार्केट देख लेते हैं। यूएस तो देखिए बुरी तरह से गिरा था, मतलब कंप्लीट ब्लड बाथ हुआ था यूएस में। क्यों हुआ था आगे मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन हाँ, प्री मार्केट अगर देखेंगे यूएस का फ्यूचर्स, तो वहाँ हालात ठीक लग रहे हैं। लग रहा है कि नहीं भाई, आज परफॉर्मेंस ठीक रहेगा यूएस का। एशियन मार्केट्स देखें तो जापान तो बुरी तरह से गिरा हुआ है, लेकिन बाकी जो मार्केट्स हैं वहाँ परफॉर्मेंस, मतलब ऑस्ट्रेलिया भी फ्लैट है, लेकिन हांगकॉन्ग और चाइना का मार्केट का परफॉर्मेंस अच्छा है। यूरोपियन मार्केट्स का देखिए, ओवरऑल ज़्यादातर मार्केट्स देखेंगे ना, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, बहुत बहुत अच्छा परफॉर्मेंस। तो एक तो ऑफकोर्स रीज़न ये है ना, ओवरऑल मार्केट्स, इंडियन मार्केट्स का अच्छा करना है, कि वो ओवरऑल इंटरनेशनल मार्केट्स में अगर आप देखें तो परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है, तो उसका भी एक पॉजिटिव असर इंडियन स्टॉक मार्केट्स पे पड़ा है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और बड़े रीज़न क्या हो सकते हैं, तो देखिए उससे पहले तो आपको ऑयल देखना पड़ेगा। इंडिया तो बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करता है ऑयल। देखिए ऑयल के प्राइसेस ना 73 के आसपास चला गया, तो उससे भी ज़्यादा जा रहा था। ठीक है, यूएस डॉलर्स पर बैरल ब्रेंट क्रूड अब देखिए 69 से भी नीचे आ गया है। तो ओपेक प्लस ना सितंबर में बड़ा सा आउटपुट हाइक कर रहा है, मतलब और ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसके कारण जो ऑयल के प्राइसेस है कंट्रोल में रहेंगे, तो बहुत बड़ा पॉजिटिव है इंडिया के लिए भी। उसके बाद एक और यहाँ पे बड़ा पॉजिटिव है, यूएस का बॉन्ड यील्ड अगर आप देखेंगे ना, तो बहुत गिर गया है, 4.25 के आसपास चला आया है, मतलब 4.5, 4.4 इस तरह से चल रहा था ना, बहुत गिरावट आया वहाँ पे। तो ये दोनों भी बहुत बड़ा पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है, आगे हम डिस्कस करेंगे इसको। तो देखिए, अगर सबसे बड़ा रीज़न बोला जाए कि स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस क्यों आया है, तो एक तो ऑफकोर्स जो मैंने बताया कि बाहर का परफॉर्मेंस अच्छा चला, तो उसका एक पॉजिटिव असर पड़ा है। ठीक, उसके अलावा यूएस में क्या हुआ है ना, कि उनका जो जॉब डेटा आया है ना, वो जैसा उम्मीद कर रहा था मार्केट, उससे बहुत ख़राब आया है। ठीक है, तो आपको पता है ना, यूएस का तो हमेशा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि भाई स्लो डाउन आएगा या रिसेशन आएगा, दोनों में से एक तो आएगा। ज़्यादा चांसेस है स्लो डाउन का, रिसेशन के चांसेस कम है। लेकिन जब जॉब का डेटा इतना कम आया, और उससे भी बड़ी बात, जो पहले के जो फिगर्स थे ना, पास्ट का जॉब डेटा का फिगर्स, उसमें डाउनवर्ड रिवीजन किया गया है कि भाई पहले जो हमने डेटा दिया था उसको और कम कर दिया गया है। तो इसीलिए बहुत बड़ा नेगेटिव गया, और मार्केट में डर का माहौल आया उसके कारण कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, इसीलिए मार्केट बुरी तरह से गिरा। मतलब जॉब्स कम आ रहे हैं, मतलब इकोनॉमी में प्रॉब्लम दिख रहा है। ठीक है, और वहाँ पे इन्फ्लेशन देखिए, सही बात है, पहले से बहुत कम है, लेकिन अभी भी तो 2% के आसपास नहीं ना, उससे ऊपर ही है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल दो जॉब कट हुए हैं, तो जॉब कट का मतलब क्या हुआ कि इकोनॉमी में कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है, जो कि आने वाले में समय में शायद और बढ़ जाए। ठीक है, तो उसके कारण रेट कट के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन दो प्रॉब्लम है यूएस में। एक तो भाई वहाँ इन्फ्लेशन अभी भी जो फेडरल रिजर्व चाहता है 2% के आसपास, अभी नहीं आया, उससे थोड़ा ऊपर ही है, वहाँ पे कंफर्ट। और उससे भी बड़ा रिस्क क्या है, ट्रम्प ये जो
टैरिफ खेल रहे हैं ना, उसके कारण ऑफ कोर्स आने वाले महीनों में इसका नेगेटिव असर इन्फ्लेशन पे पड़ेगा। इन्फ्लेशन आप देखेंगे कि जैसा उम्मीद किया जा रहा है ना बिना टैरिफ के, उसके मुकाबले बहुत ऊपर रहेगा, ठीक है। तो उसका ऑफ कोर्स नेगेटिव असर पड़ेगा। तो फेड रिजर्व को कंफर्ट नहीं है रेट कट करने का, लेकिन हाँ जिस तरह का माहौल है उसमें बिल्कुल लगता है कि एटलीस्ट एक रेट कट तो इस साल यूएस में होना चाहिए। एग्जैक्टली कब होगा बताना मुश्किल है, शायद सितंबर में हो जाए, देखना होगा ना इन्फ्लेशन के नंबर सभी कैसे आते हैं। अगर बढ़कर आने लगा तब तो कोई चांस ही नहीं कि रेट कट होगा। देखते हैं अगर इन्फ्लेशन के नंबर्स थोड़े घटने लगे और ये जो डेटा आ रहा है ना, लाइक जॉब डेटा, अगेन फिर से जो लेटेस्ट डेटा आएगा उसमें अगर प्रॉब्लम दिखने लगा तो रेट कट जल्दी होगा। तो अभी मतलब मान कर चले कि सितंबर ना, उसके बाद देखते हैं, क्योंकि डेटा डिपेंडेंट है ना, अभी बताना मुश्किल है, लेकिन अभी सितंबर लेके चलते हैं उसके बाद। तो देखिए इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा पॉजिटिव असर इंडियन मार्केट पे भी पड़ा है। देखिए अगर यूएस में इंटरेस्ट रेट कम होगा तो उससे क्या होगा कि भाई वहाँ जो पैसा इन्वेस्ट किया गया उसमें से कुछ पैसा बाहर निकलेगा, इमर्जिंग इकोनॉमीज़ में निकलेगा, तो उसका एक हिस्सा इंडिया में आ सकता है। तो वो एक पॉजिटिव सिग्नल है। उसके बाद जब आप इंटरेस्ट रेट कम करोगे, जो कि लग रहा है लोगों की कम होगा, इसीलिए उनका 10 ईयर जीसेक नीचे गिरा है तेज़ी से, तो जो डॉलर है उनका वीक होगा, तो वो भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। तो बॉन्ड यील्ड नीचे आ रहा है, डॉलर वीक होने के चांसेस हो गए, तो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ में पैसा जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है जिसका पॉजिटिव असर इंडियन मार्केट पे पड़ा है। इंडियन मार्केट्स के अच्छे परफॉर्मेंस का एक और रीज़न है ट्रेड फ्रंट पे थोड़ी क्लैरिटी, ठीक है। पहले भी हमने कई बार डिस्कस किया था ना हम लोगों ने, देखिए ट्रेड फ्रंट पे थोड़ा टैरिफ फ्रंट पे क्लैरिटी चाहिए कि भाई टैरिफ ठीक है, लगेगा नहीं लगेगा, कितना लगेगा, कम है ज़्यादा ठीक है, लेकिन कुछ तो बोलो, ठीक ना। कम है ज़्यादा है ठीक बात है, उससे मार्केट ऊपर नीचे करेगा, लेकिन एटलीस्ट नंबर बताओ इसकी क्लैरिटी, क्योंकि स्टॉक मार्केट को क्लैरिटी चाहिए होता है। क्लैरिटी नहीं मिलेगा तो वो मोस्टली डाउन रहेगा। इंडियन मार्केट्स के साथ वो चल रहा था, ठीक है। तो ठीक बात है 25% जो उम्मीद था उससे ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन हाँ मार्केट को एक क्लैरिटी तो मिल गया, ठीक है। तो इसीलिए मार्केट में एटलीस्ट थोड़ा, और प्लस मार्केट में ये भी लग रहा है कि आने वाले दिनों में देखिए ये जो ट्रेड टॉक है या टैरिफ टॉक है वो बंद नहीं हुआ है, ठीक है ना। अभी हमारा फाइनल नहीं हुआ, इसीलिए इस तरह का टैरिफ लगा है। एक बार थोड़ा ये फाइनलाइज होगा, जो कि देखते हैं इसमें कुछ दिन भी लग सकते हैं, कुछ महीने भी लग सकते हैं। सो लेट्स सी। तो मार्केट को लग रहा है कि भाई अगर उस फ्रंट पे कुछ आता है तो ये जो 25% का टैरिफ है ना ये और कम होगा, जो कि ऑफकोर्स मार्केट के लिए पॉजिटिव होगा। यहाँ पे देखिए ये भी ध्यान में रखिए ना कि मिनिमम 15% है, तो इसको 25% की तरह हमें नहीं लेना चाहिए। हमें लेना चाहिए 10% का डिफरेंस, जो कि ऑफकोर्स बड़ा डिफरेंस है। मैं ये नहीं बोला कम है, लेकिन भाई 15 से 20% यही मिलेगा, इससे कम तो मिलेगा नहीं ना। 15 to 20 देखते हैं कहाँ मिलता है, अगर वो डील होता है तो ठीक है। तो मोस्टली लेट्स सी आने वाले कुछ दिनों में या महीनों में हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक और बड़ा रीज़न क्या है ना कि कुछ मैंने हमेशा बताया था कि देखिए जो परफॉर्मेंस है स्टॉक मार्केट किस पे डिपेंड करता है, कंपनीज़ का प्रॉफिट ग्रोथ, ठीक है। तो कुछ कंपनीज़ का जो रिजल्ट आया है ना, खासकर मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस में, वो अच्छा आया है, ठीक है। तो उसका भी एक पॉजिटिव असर इंडियन स्टॉक मार्केट पे पड़ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे सही बात है आज थोड़ा पॉजिटिविटी आया, लेकिन ये पॉजिटिविटी देखकर कोई ऐसा मानकर चले कि नहीं अब सब कुछ ठीक हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेली ऊपर जाएगा, ये तो सही है नहीं ना। इस तरह का एक्सपेक्टेशन हमें नहीं रखना चाहिए, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम्स थे इंडियन स्टॉक मार्केट जिसके कारण परफॉर्मेंस नहीं कर रहा था, वो सारे प्रॉब्लम्स अभी भी हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट थोड़ा अप डाउन करता रहता है, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा बहुत पॉजिटिव मिला, थोड़ा ऊपर गया, लेकिन ये मानकर चलना कि सब कुछ ठीक हो गया, आने वाले दिनों में बहुत अच्छा रिटर्न आएगा, जी नहीं। अभी थोड़ा और टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम दीजिए मार्केट को, ठीक है। थोड़ा सा हमारा अर्निंग ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ा और बढ़ेगा, जो कि आने वाले क्वार्टर्स में देखने को मिलेगा। तो उसके कारण वैल्यूएशन थोड़ा अट्रैक्टिव होगा, तो आप बिल्कुल मानकर चलें कि पॉजिटिव असर पड़ेगा। और प्लस ट्रेड फ्रंट पे, टैरिफ फ्रंट पे अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ आता है कि भाई ये जो 25% है उसको कम कर रहे हैं या फिर काफ़ी कम कर रहे हैं, तो उसका भी पॉजिटिव असर पड़ेगा। तब तक मार्केट में ये जो वोलेटिलिटी है ना वो बना रहेगा, मेंटली हमें इसके लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आज का एक इम्पॉर्टेंट क्वेरी, जो कि आप लोग का बहुत क्वेरी आता है इससे रिलेटेड ना, कौन कौन से मार्केट हैं वर्ल्ड में। तो ऑफकोर्स छोटे मार्केट्स का तो डिस्कशन करने का कोई मतलब नहीं, आइडियली हमें वहाँ इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर रिस्क बहुत 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 ज़्यादा होता है। लेकिन हाँ बड़े मार्केट्स का अगर आप बात बोले तो चाइना, ठीक है, चाइना मोस्टली हांगकांग के मार्केट के थ्रू आप वहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वहाँ के स्टॉक्स में। तो वो फ़िलहाल देखिए चाइना ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा ग्रेट कर रहा है, ठीक है, लेकिन हाँ सालों से मतलब बीच में तो इधर थोड़ा रिटर्न आया था, लेकिन उससे पहले का देखें तो कोई परफॉर्मेंस आया नहीं है चाइनीज़ मार्केट में। तो उसके कारण जो वैल्यूएशंस है ना वो काफ़ी नीचे आ गया है, ठीक है। तो वैल्यूएशन वाइज अट्रैक्टिव है और थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस आ रहा है, ठीक है ना। तो जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं एक ग्रोथ देखते हैं, वैल्यूएशन देखते हैं।
तो मान लीजिए कि अगर बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं आ रहा है लेकिन थोड़ा बहुत ग्रोथ आ रहा है और उसके मुकाबले, उस ग्रोथ के मुकाबले अगर वैल्यूएशन काफ़ी कम है, ठीक है, तो मार्केट अट्रैक्टिव हो जाता है। चाइना के साथ वही हो रहा है, ठीक है। इनफैक्ट चाइना के जैसे यूरोप का मैं नाम लेने जा रहा हूँ, जापान का नाम ले, सभी जगह वही है, ठीक है। तीनों मार्केट में कोई ऐसा एक्सपेक्ट करके जाए कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ आएगा और ग्रोथ के कारण, वेरी हाई ग्रोथ के कारण स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा, ऐसा तो होने नहीं जा रहा है ना। देखिए इन मार्केट्स में कोई खास रिटर्न आया नहीं है, ठीक है। कुछ मार्केट्स में तो सालों से रिटर्न नहीं आया है, उसके कारण वैल्यूएशन जो है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गया है, ठीक है। तो उसी के कारण जो भी थोड़ा बहुत ग्रोथ आ रहा है और जो वैल्यूएशंस है उसमें अगर आप देखेंगे तो उसको वैल्यू बाई आप बोलेंगे, ठीक है भाई ग्रोथ तो थोड़ा बहुत आएगा, बहुत ज़्यादा नहीं आएगा, लेकिन वैल्यूएशन इतना अट्रैक्टिव है उसके कारण थोड़ा रिटर्न आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए चाइना, मतलब हांगकांग बोले उसको क्योंकि उसी के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, यूरोप बोल सकते हैं, जापान बोल सकते हैं, उम्मीद है कि यहाँ पे परफॉर्मेंस आने वाले समय में ठीक रहेगा, ठीक है। उसके बाद यूएस, देखिए यूएस तो मैंने पहले ही बताया है ना, आप लोग हमेशा बताया कि शॉर्ट टर्म में बिल्कुल रिटर्न्स और आ भी रहे हैं ना। तो यूएस का देखिए आपको ये समझना पड़ेगा ना कि यूएस में चल क्या रहा है, ठीक है। ठीक बात है, अभी रिटर्न आ रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि हमेशा रिटर्न आता रहेगा, ठीक है। तो यूएस के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें आपको बताता हूँ ना, जिसको अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आप समझ पाएंगे कि यूएस मार्केट में चल क्या रहा है। उसके बेसिस पे आप ये भी डिसाइड कर पाएंगे कि यूएस मार्केट में हमें कितना एक्सपोजर लेना चाहिए, ठीक है। तो देखिए ये तो बात सही है ना कि यूएस बहुत बड़ा इकोनॉमी वाइज नंबर 1 है, डेट मार्केट सबसे बड़ा है, इक्विटी मार्केट सबसे बड़ा है। इनफैक्ट इक्विटी मार्केट तो ऑलमोस्ट 60-65% है पूरे वर्ल्ड का अकेले यूएस, ठीक है। इसलिए बोला जाता है कि भाई यूएस में थोड़ा बहुत एक्सपोजर लिया जा सकता है, ठीक है। ये सब तो ठीक है कि बड़ा है, लेकिन अब देखिए इंटरेस्टिंग वैल्यूएशंस अगर आप देखेंगे ना तो निफ्टी 50 जैसे हम डिस्कस करते हैं ना भाई 22 के आसपास हमारा वैल्यूएशन है रफली, ठीक है। ट्रेलिंग पी की मैं बात बोल रहा हूँ, लेकिन उस वहीं जब आप यूएस के इंडाइसेस में जाएंगे ना तो हमारा वैल्यूएशन लार्ज कैप, क्या बोलता हूँ, स्लाइटली ओवर वैल्यूड है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, थोड़ा बहुत ओवर वैल्यूड है। लार्ज कैप्स, मिड कैप, स्मॉल कैप हमारा ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। जबकि यूएस में अगर आप जाएंगे ना तो उनका S&P 500 अगर आप देखेंगे तो ट्रेलिंग पी उनका अबाउट 27 के आसपास चल रहा है, ठीक है। और 5 ईयर एवरेज है 22, बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, ठीक है, बहुत बहुत ज़्यादा। नैस्डैक भी उसी तरह से बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है उनका, ठीक है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात ग्रोथ, ठीक है। तो जैसे इंडिया हम लोग बोलते हैं ना, मैं इंडिया का जैसे IMF का रिपोर्ट पढ़ेंगे तो इंडिया को बोला जा रहा है 6.4% के आसपास का ग्रोथ इस साल भी और नेक्स्ट ईयर भी, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर। जबकि यूएस में अगर आप कैलेंडर ईयर देखेंगे ना तो वहाँ पे 2025 में IMF का बोलना है 1.9% का GDP ग्रोथ रहेगा, ठीक है। और 2026 में 2% का GDP ग्रोथ रहेगा। ये भी IMF ज़्यादा बोल रहा है, बहुत सारे एजेंसीज या फिर ब्रोकरेजेस का आप रिपोर्ट पढ़ेंगे ना तो यूएस को बोल रहे हैं 1.5% का GDP ग्रोथ रहेगा इस साल भी, नेक्स्ट ईयर भी 1.5% के आसपास, ठीक है। हाँ, बेस्ट केस सिनारियो में भी 2% या उससे कम ही रहेगा यूएस। तो आप समझ सकते हैं ना, मतलब ग्रोथ है ही नहीं। अभी मैंने जो डिटेल्स दिया उसको सुनकर आपको लग सकता है कि भाई यूएस का GDP ग्रोथ भी कुछ नहीं होने जा रहा है, अभी भी नहीं, फ्यूचर नियर फ्यूचर में भी नहीं, ठीक है। वैल्यूएशंस भी बहुत ज़्यादा, तो रिटर्न आ कहाँ से रहा है, किस खुशी में रिटर्न आ रहा है, ठीक है। इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो क्यों रहा है वहाँ पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा रीज़न है वहाँ के जो मेगा कैप के स्टॉक्स, मैग्निफिसेंट 7, आपने नाम सुना होगा ना, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, अल्फ़ाबेट जो कि गूगल की पेरेंट कंपनी है, मेटा, फेसबुक, एनवीडिया और टेस्ला, ये 7 कंपनीज़ हैं। इनके आधार, इनके बेसिस पे, क्योंकि देखिए इनमें से ज़्यादातर जो है ना उनका परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है, दैट इज़ प्रॉफिट ग्रोथ भी ठीक ठाक आ रहा है, सेल्स ग्रोथ भी ठीक ठाक आ रहा है, उसके कारण इनके जो स्टॉक्स हैं उनका रिटर्न्स बहुत ज़्यादा आ रहा है। इनफैक्ट मैं डेटा भी आपको दूंगा, ठीक है। और ये जो कंपनीज़ है ना, इनमें से ज़्यादातर कंपनीज़ का जो प्रॉफिट ग्रोथ है या सेल्स ग्रोथ है वो बाहर से भी आ रहा है, सिर्फ यूएस डिपेंडेंट नहीं है। लाइक माइक्रोसॉफ्ट देखें 2023 डेटा है कि अबाउट 50% ही बिजनेस इनका यूएस से आ रहा है, बाकी अबाउट 50% बाहर से आ रहा है, दूसरी कंट्रीज से आ रहा है। मेटा, फेसबुक और इंस्टाग्राम अगर इनका भी देखें ना तो यूएस से रफली, मतलब ये सब रफ फिगर है, अबाउट 36% के आसपास ही बिजनेस है, बाकी पूरा बिजनेस बाहर से आ रहा है। एप्पल का भी अगर आप देखें 24 का फिगर रफली तो अबाउट 43-44% ही यूएस से आता है, बाकी बाहर से आता है। इसी तरह से सारी कंपनीज ये जो मैंने डिस्कस किया इसी तरह का है ना, 40-50% ही यूएस से है, बाकी बाहर से आ रहा है, ठीक है।
तो सही बात है, यूएस में उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, लेकिन बाहर तो बहुत सारे कंट्रीज में बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, उसका बेनिफिट इन कंपनीज को मिल रहा है। S&P 500 का अगर आप रिटर्न्स चेक करेंगे ना लास्ट 5 ईयर्स, दैट इज़ अबाउट लेट 2019 से 25 अभी जो पीरियड चल रहा है, ठीक है, जो पूरे रिटर्न्स में से ऑलमोस्ट 55% का जो रिटर्न है वो यही 7 कंपनीज़ के थ्रू आ रहा है। इतना ज़्यादा रिटर्न, मतलब 500 कंपनीज़ में ये 7 कंपनीज़ ही अबाउट 50 to 55% जो टोटल रिटर्न है उसका यहाँ से आ रहा है। आप समझ सकते हैं, अगर इनको हटा देंगे तो रिटर्न गायब हो जाएगा। नैस्डैक का भी अगर आप देखेंगे ना तो ऑलमोस्ट 60 to 65% रिटर्न, मतलब 100% का रिटर्न आ रहा है तो 60-65% इन्हीं कंपनीज़ के द्वारा कंट्रीब्यूट किया जा रहा है, बाकी कंपनीज़ का कुछ आ नहीं रहा है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं ना। उसके बाद अगर ईयर वाइज देखें ना 2020, मतलब ये जो मैग्निफिसेंट 7 कंपनीज़ हैं, अबाउट 160-61% का रिटर्न। 2021 अबाउट 51% का रिटर्न। 2022 हाँ उस समय तो गिरा था, -45-46% के आसपास गिरा था एक साल। 23 में अगेन 111-112% के आसपास का रिटर्न। 24 में अगेन 60% प्लस का रिटर्न। तो ज़्यादातर जो रिटर्न है इन्हीं कंपनीज से आ रहा है। इंडिया में अक्सर हम लोग डिस्कस करते हैं या फिर करते भी हैं ना, अरे लार्ज कैप्स तो बेकार है, मिड कैप स्मॉल कैप में ये रिटर्न आता है। कुछ लोग तो 100% स्मॉल कैप में ही इन्वेस्ट करते हैं। यूएस के अगर आप लार्ज कैप कंपनीज का परफॉर्मेंस चेक करेंगे ना, YTD 2025, ठीक है, तो ऑफकोर्स 2025 का मैं डेटा दे रहा हूँ, लेकिन पिछले कुछ सालों का डेटा, पूरा का पूरा डेटा भी चेक करेंगे ना तो इसी तरह का ट्रेंड मिलेगा आपको, ठीक है। वहाँ पर जो रिटर्न आ रहा है वो लार्ज कैप का आ रहा है, मिड कैप स्मॉल कैप का रिटर्न कम आ रहा है, स्मॉल कैप का तो आ ही नहीं रहा है। यूएस मार्केट में अगर कोई इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है तो ऑफकोर्स ये बात सही है कि बहुत बड़ा मार्केट है, सबसे बड़ा मार्केट है, अच्छी अच्छी कंपनीज़ हैं जिसके बारे में हमने डिस्कस किया, तो वहाँ पे थोड़ा एक्सपोजर, अगर कोई बाहर इन्वेस्ट करना चाहता है तब कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन कोई करना चाहता है तो लिया जा सकता है, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन ऐसा एक्सपेक्टेशन करना कि भाई पूरा का पूरा पैसा मैं वहीं इन्वेस्ट कर दूं, इंडियन मार्केट से कोई बहुत ज़्यादा रिटर्न आएगा इवन मीडियम टू लॉन्ग टर्म में, ऐसा मुझे नहीं लगता है, ठीक है। इवन शॉर्ट टर्म में भी अगर आप देखें तो रिस्क बहुत ज़्यादा है, वैल्यूएशन ज़्यादा है, ठीक है, और जो रिटर्न्स आ रहा है कुछ ही कंपनीज़ का आ रहा है। उसके बाद ट्रम्प की पॉलिसीज़ का प्रॉब्लम है, आने वाले समय पता नहीं और क्या क्या करेंगे, उसका भी नेगेटिव असर पड़ेगा। और उसके बाद उनका डेट तो हम ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे डिस्कस कर ही नहीं कि भाई 36 ट्रिलियन US डॉलर्स प्लस का डेट है जो कि लगातार बढ़ रहा है, और इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा है। यूएस जैसी बड़ी इकोनॉमी में 10 ईयर का 4 पॉइंट प्लस का इंटरेस्ट रेट ना, 4.5, 4.3, 4.2 बहुत ज़्यादा है उनके लिए, ठीक है। तो ये सब नेगेटिव फैक्टर्स हैं जिसका नेगेटिव असर बिल्कुल यूएस स्टॉक मार्केट पे पड़ेगा, और मुझे तो ऐसा लगता है कि कुछ महीने में ही वो नेगेटिव असर आपको दिखने लगेगा। बट हाँ, अगेन डाइवर्सिफिकेशन मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्पस में ऑफकोर्स देखा जाए तो यूएस मार्केट में थोड़ा बहुत एक्सपोजर तो होना चाहिए, लेकिन हाँ ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा एक्सपोजर वहीं रख दें इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि ये जो रिटर्न आ रहा है यूएस मार्केट से लगातार बना रहेगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।